हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। अभी जो आरबी का लाइव टेस्ट 25 हुआ था सीजीएल 2025 के लिए, उसका डिटेल एनालिसिस एंड मैथ सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। क्या सेफ स्कोर है, सारी चीजें जानेंगे। ये 19 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, आज 21 जुलाई है। आज रात तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, ये अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारी की सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आप प्रिपरेशन में अपनी यूज कर सकते हैं। टेस्ट अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आरबी की वेबसाइट पे पेड टेस्ट में जाएंगे, वहां पे सीजीएल सीएचएसएल 2025 पेड टेस्ट में ये वाले ऑप्शन में जाके जो 25 नंबर का मॉक टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे देना चाहते हैं तो पेड टेस्ट में जाएंगे आरबी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ये वाली टेस्ट सीरीज खोलेंगे 2025 फोल्डर करके, उसमें 25 नंबर का दे सकते हैं, वो फ्री है। ठीक है, हर सैटरडे टू मंडे लाइव टेस्ट होता है जो कि फ्री रहता है। और जो ये सारी की सारी आरबी की टेस्ट सीरीज जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगी, सब हर तरीके के टेस्ट इसमें आपके लिए डाले हुए हैं जिससे कि आपकी कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो बेटर है, आप एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है उसमें अगर एनरोलमेंट करते हैं तो ये सारे टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। और जो फ्यूचर में हम टेस्ट डालेंगे, जैसे आईबीएसआई होगी, अगर हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो वो भी इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। टीयर 2 के भी जो नए टेस्ट बनेंगे वो भी इसके अंदर डालेंगे, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा पे। ठीक है, और इसमें डेली टारगेट ग्रुप भी होता है। अभी तो जो चल रहा है वो 25th डे पे, जनरली 50 दिन के अंदर ज्यादातर चीजें आपकी कवर करा देते हैं। जिन लोगों ने एक बार बेसिक पढ़ रखा है तो वो इन टारगेट्स के हिसाब से रिवीजन और प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो आप मेंस के टाइम पे ये टारगेट्स आपके लिए काफी हेल्प करेंगे, तो मेंस के टाइम पे एक अलग से टारगेट ग्रुप भी इसका बन जाए। बाकी अभी जो ये टेस्ट है 30,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं, जिसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, आपका टाइम कितना है, एवरेज टाइम कितना उस क्वेश्चन में, और कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली करेक्ट किया। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको टेस्ट एनालिसिस में वेबसाइट पे मिलती है। ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करूंगा तो ये हमारे पास हार्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हैं। देखो, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई है कि एग्जामिनेशन का इंटरफेस चेंज हो गया, क्योंकि लैब्स हैं वो दूसरी एजेंसी के और उसी एजेंसी का जो इंटरफेस एग्जाम का वही यूज हो रहा है। क्वेश्चन बनाने वाली जो एजेंसी है वो अलग होगी, वो ये एजेंसी नहीं है। ठीक है, और जो एजेंसी होगी क्वेश्चन बनाने वाली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है 100% श्योरिटी के साथ कि कौन सी एजेंसी का पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो लेवल है पेपर का, वो जब पहला पेपर सिलेक्शन पोस्ट का होगा तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। अगर आप ये सोचे कि मैंने पीवाईक्यू एसएससी के देख रखे हैं और बिल्कुल वैसा सा पेपर आपके सामने आ जाएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, देयर कैन बी वेरिएशन, और आपको हर तरीके के पेपर के लिए रेडी रहना है, क्योंकि आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, आपको एक ही मौका मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, वहां पे आप ये चीज नहीं कह पाएंगे यार ये तो इररिलेवेंट सा लग रहा है पेपर, ये तो मुश्किल पूछ लिया, ये तो गलत पूछ लिया। नहीं, अगर सिलेबस का पार्ट है, आपका सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मल्टीपल तरह के टेस्ट देने चाहिए और यू शुड बी रेडी। आपको मॉडरेट लेवल के टेस्ट भी देने चाहिए, हार्ड लेवल के टेस्ट भी देने चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर है वो भी देने चाहिए। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, नोट कि खाली एक ही तरीके के आप टेस्ट देते जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट, क्योंकि अगर आप वो टेस्ट देंगे जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है, देयर चांसेस ऑफ योर इंप्रूवमेंट, तो उससे आपका जो आर्ट ऑफ स्कीपिंग है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक लेवल के देंगे तो। इसलिए पिछली बार वाला टेस्ट भी हमने अच्छा रखा था, इस बार वाला टेस्ट भी आप लोगों के लिए अच्छा ही रखा है, सो दैट कि आप एग्जाम में गलती ना करें। और हमेशा मार्क्स तो मैटर करते नहीं, परसेंटाइल मैटर करती है। जैसे इस पर्टिकुलर टेस्ट में अगर हम देखें तो लगभग 28,000 लोगों में 130 या 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 4,000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं। तो जो इसका सेफ स्कोर जाएगा वो भी ऐसा नहीं है कि 150 लाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट में कट ऑफ क्लियर करेंगे। इट विल बी समवेयर अराउंड 125 टू 130 ओनली फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एवरेज स्कोर इतना है, मीडियन स्कोर इतना है। ठीक है, परसेंटाइल आप देख सकते हैं कितना कितना चल रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम डे वाले दिन ही डिसाइड होता है आप सिलेक्शन के अंदर हैं या बाहर हैं। अभी हो सकता है आप सारे कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो, एग्जाम डे वाले दिन अगर चीजें सही से मैनेज नहीं कर पाए नीचे भी आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अभी आप जो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है एग्जाम डे वाले दिन उससे कहीं बेटर आप स्कोर करके जाओ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम डे वाले दिन ही सारी चीजें डिसाइड होंगी। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, इस बार रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है हमने, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जामिनर पिछले साल की तरह इजी रीजनिंग पूछे। तो ये थोड़ा सा, अगर हम इसके एवरेज स्कोर को देखें तो ये हार्ड की रेंज में जाता है, जिसमें 50 आउट ऑफ 50 करने वाले टोटल 23 एस्पिरेंट्स थे। और जो रीजनिंग सेक्शन के लिए जो अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है, एवरेज है 32 मार्क्स, लेकिन अगर आप 40 भी ले आते हैं, 40 प्लस स्कोर इज गुड इन दिस टेस्ट। जनरली मैं 46 बोलता हूँ, इस टेस्ट में 40 प्लस रीजनिंग में है, दैट्स इज कंसिडर्ड अ गुड टेस्ट। ऐसे जीके की मैं बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में अगर आप जीके में 20 प्लस लेके आए हैं तो दैट इज स्टिल गुड। 20 प्लस स्कोर इज गुड इन दिस टेस्ट इन जीके सेक्शन, एवरेज स्कोर इज 14।
मैथ्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मैथ्स का लेवल मॉडरेट है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इट इज लाइक मॉडरेट प्लस कह सकते हैं, जिसमें अभी मैं सॉल्यूशन करूंगा ना, आप देखेंगे 25 में से 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादातर बच्चे इजीली कर सकते हैं अगर उन्हें फॉर्मूला वगैरह भी पता है। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन है, वो भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े लंबे हैं, उन्हें पढ़ के सोल्व करना और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि इन 4 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे का लेवल क्या है। 20-21 क्वेश्चन जनरली सभी लोगों ने कर लिए होंगे, और जो ये 20-21 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, कि जो में फंस गए या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, उन्हें अपने टाइम मैनेजमेंट सुधारने की जरूरत है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 38। मैथ्स में 38 प्लस आपने लाया है तो डेट इज अ गुड स्कोर। और उसके बाद इंग्लिश में बात करते हैं, एवरेज स्कोर इज 32, ओवरऑल लेवल मॉडरेट, और यहाँ पे अगर जो अच्छा स्कोर माना जाएगा वो होगा 40 प्लस। ठीक है, इतना लाए तो डेट्स गुड, आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। और ओवरऑल देखें, क्योंकि कुछ सेक्शन में आप ये जो सेफ स्कोर को मीट कर रहे होंगे, कुछ में नहीं, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूआर में अगर 128 या उसके आसपास आप लेके आए, 125 जो तो भी दिक्कत नहीं है, 130 आया तो आप सेफर जोन में चल रहे हैं। और बाकी कम आ रहे हैं तो रिवीजन पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत पास है। उसके बाद ओबीसी से 124, ईडब्ल्यूएस से 122, एससी से 105 और एसटी से 96। अभी तक 25 मॉक्स हुए, सारे के सारे मॉक्स का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये आप आरबी की वेबसाइट पे, अगर आप प्रीवियस मॉक्स देते हैं, आपने टियर 1 की टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या सेफ स्कोर रहा है, क्या क्या एवरेज स्कोर रहा है, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देने, वो सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में एवरेज क्या चल रहा है, मैथ्स का वो पर्टिकुलर टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि मैथ्स के टेस्ट के सोल्यूशन मैंने खुद भी करा रखे हैं। तो एक तरीके से आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस के, जो कि एसएससी एग्जाम्स पे बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंडिंग आपका रीजनिंग भी क्या, तो उस हिसाब से रीजनिंग क्या दे सकते हैं। राइट, ये पिछले साल जो हुए थे उनका डेटा है। बाकी अपने टेस्ट देते रहिए, डेली का एक मॉक तो कोशिश करिए आप जरूर दीजिए एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो पीवाईक्यू दें चाहे मिक्स दें। मतलब हफ्ते में ऐसा कर लो कि 2 पीवाईक्यू दे लिए, 2 मॉडरेट लेवल के, 2 हार्ड लेवल के। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके लिए मैंने एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी, वो देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो अब मैथ्स के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे सोल्व करके देखते हैं उनका लेवल कैसा है और कैसे सोल्व करना है एग्जाम टाइम में। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसे 89% लोगों ने करेक्ट किया, तो इट मींस बहुत इजी है। कहता है कि जो एवरेज मार्क्स हैं 161 स्टूडेंट्स के एक एग्जाम में, वो हैं 56। फिर जो एवरेज मार्क्स हैं पास स्टूडेंट्स के, वो हैं 64। जो फेल हो गए उनके हैं 36। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो ये पास वाले हो गए, ये फेल वाले हो गए, सबको पता है। इस तरह के क्वेश्चन को एलिगेशन से डायरेक्टली कर लेते हैं। इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 20 आ गई, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 8 आ गई। किस रेशियो में रहे होंगे पास और फेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 4 से काट दोगे तो ये आ गया मेरे पास 5:2। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 7 रेशियो किसके बराबर है 161 के बराबर है। हमसे पूछा है फेल्ड स्टूडेंट्स, तो 2 का मान हमें बताना होगा। 7 रेशियो अगर 161 के बराबर है तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 161 आ जाए। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 23, और 23 इसमें कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 46। सभी लोगों ने आसानी से कर दिया, इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, देखते ही करने वाला था, पढ़ते ही आपको 2 सेकंड में पता चल गया होगा कि साथ के साथ करना है। और बहुत लोगों ने तो मन मन में निकाल लिया होगा। मन मन में करने का तरीका क्या होता है, आपने देखा यहाँ पे ये 64 है, ये 56 है, गैप कितने का हो गया 8 का हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पे 36 है, 56 है, गैप कितने का हो गया 20 का हो गया। रेशियो ले लिया आपने 2:5, 7 रेशियो इसके बराबर, तो मन मन में 23 मिल जाएगा। 23 इंटू में 2 46 मिल जाएगा। ठीक है, विदाउट पेन करने वाले सवालों में से एक था ये। ठीक है, एक एक चीज लिखनी नहीं होती है आपको एग्जाम में। अगर लिख रहे हो ना आप ये सारे के स्टेप्स, तो इसका मतलब आप स्लो हो गए हो बाकी लोगों के कंपेरिजन में, जो अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं। अगला सवाल ये वाला था। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान सवालों में से एक था। आप देखेंगे यहाँ पे 2 चीज है, 31 है और 3 है। यहाँ 31 3 31 3, यहाँ पे भी 31 और 3 है, पावर कुछ दे रखी है। जरूरी नहीं है आप पूरे के पूरे को मैप करके ही सोल्व करो, आप किसी भी एक वेरिएबल को भी पकड़ लेते हो सकते हो। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे जैसे जैसे सोल्व करना है ना, मैं सिर्फ 31 को पकड़ लेता हूँ। 31 को पकड़ूंगा तो यहाँ पे पावर कितनी है 7 है, यहाँ पे -3 हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो 31 को यहाँ पे लिखा, ये 7 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे पावर क्या हो गया, अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा -3 हो जाएगा 31 का। और जब प्रोडक्ट करते हैं तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। तो 7 प्लस -3 होगा। फिर यहाँ पे 13 है प्लस का, तो +13।
31 की पावर फाइनली ये निकल के आ रही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये किसके बराबर होगा 31, और यहाँ पे माइनस में कर दोगे आप 8k माइनस 9। अगर यहाँ पे और भी वैल्यू जो होती 31 3 के अलावा, तब भी आपको किसी एक वेरिएबल को पकड़ना है, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये 20 माइनस 3 ये 17 हो गया मेरे पास, ये वाला पूरा पार्ट सोल्व हो गया। ये वाला सोल्व करूंगा तो ये 9 माइनस 8k बचेगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से इसे घटाया तो 8 माइनस 8 से डिवाइड करूंगा तो आएगा -1। ये हो गया मेरा k का मान। समझ आ गया सभी लोगों को? किसी भी एक बेस को पकड़ के आप कर सकते हो, वरना आपके ऊपर था। अगर आप इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से करना चाहते थे तो आप ये सोच सकते हैं कि 31/3 को मैं डायरेक्टली क्या मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं p, तो p की पावर 7 इंटू में ये आएगा 1/p की पावर 3 इंटू में p की पावर 13, ये किसके बराबर 1/p की पावर, इस तरीके से 8k माइनस 9, इस तरीके से भी देख सकते थे। बट इसकी जरूरत ही नहीं है, आप किसी भी एक बेस को पकड़ के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लें सर्च वाला आइडेंटिटी लगा के। अगला सवाल अगेन देखो 2 लाइन का है, साथ ही साथ करने वाला। हाइट एंड डिस्टेंस का वैसे ही सिंपल रहता है सवाल ज्यादातर। तो कहता है कि एक 80 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। अगर हम उसके टॉप से देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप और बॉटम ऑफ अ लैंप पोस्ट, तो हमने ये मान लिया ये हमारा है लैंप पोस्ट, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं तो ऊपर से कुछ इस तरीके का बनाते हैं। तो टॉप का है हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो रिवर्स में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो ये 30 होगा। मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, वरना 30 डिग्री कुछ नहीं होता। आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा तो आप यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके टॉप का 30 डिग्री है और इसके बॉटम का कितना है 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप डायरेक्टली 60 डिग्री लिख सकते हैं, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है। ये हमें दे रखा है, हमें बताना है इस लैंप पोस्ट की क्या होगी, हाइट क्या होगी। जब भी इस तरीके का सवाल आता है आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को 80 दे रखा है ना, अब ये देखो किस इसके साथ कौन सा एंगल आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे। जब हमारे पास ये 60 डिग्री होता है तो हम कहते हैं ये वाली साइड अगर मेरे पास 1 रेशियो है तो ये वाली पूरी साइड सामने वाली कितनी होगी, √3 रेशियो। तो अगर √3 इसके बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/√3, है ना। अगर ये 80/√3 है तो ये भी 80/√3 होगा। अगर मैं यहां से ये वाली हाइट निकाल लूं अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करता हूं तो आप देखेंगे ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के केस में क्या होता है, ये मेरा क्या होता है √3 रेशियो होता है और ये वाली साइड होती है मेरे पास 1 रेशियो। तो √3 80/√3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 रेशियो ये √3 और नीचे चला जाएगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 80/3। ठीक है, मेरे को हाइट ऑफ लैंप पोस्ट बतानी है ये, तो ये कितना होगा मेरे पास यहां तक का एरिया, इस पूरे में से इतना हटा दूंगा तो 80 माइनस 80/3 करना है। तो 80 को आप चाहते तो कॉमन भी ले सकते थे, फिर 3 - 1 2/3 आ जाएगा ये। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये 160/3 पूरा पूरा आपको मिल गया। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो लोग याद करना चाहें तो वो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि 30-60 एंगल हो और हमसे ये वाला पार्ट पूछ ले, ये दे रखा हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें निकालना, लेकिन फॉर्मूले से। लेकिन आप बेसिक से कर लो, कोई टाइम नहीं लगता, ये बहुत आसान सवालों में से आते हैं, कितने फॉर्मूले याद करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा सवाल अगेन बनाया गया कि कहता है कि विजय के पास एक 6 डिजिट का नंबर है, इस नंबर को वो चंदन को देता है और डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। चंदन कहता है कि भाई ये नंबर 51 से डिविजिबल है, 51 से मतलब 3 से भी कटेगा और ये किससे कटेगा 17 से कटेगा। अब कहता है चंदन विजय से कि अगर मैं इसके डिजिट्स को रीअरेंज कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमें बताना है कि हमेशा किससे डिविजिबल होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई सम ऑफ डिजिट मेरी किससे कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। अब मैं इसे कितना भी रीअरेंज कर दूं सम ऑफ डिजिट्स तो सेम ही रहेगा, किसी भी ऑर्डर में कर दूं तो भाई ये 3 से तो कटेगा कटेगा।
तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया। ठीक, बहुत सवाल, सिंपल सवाल था, पढ़ते ही करने वाला था। ये वाला सवाल देखिए, कहता है शिखर ने एक बाइक परचेज करी 97,000 रुपीज की। 2,000 रुपीज उसने एक बार की में पे कर दिया और बाकी के उसने 18 महीने के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम की ब्याज दर पे लगा के दिए। तो हमें बताना है टोटल उसने कितने पैसे बाइक के लिए दिए होंगे। अब देखो, हमें एक चीज पता है कि भाई जितने की इनिशियल प्राइस था उतने तो उसे देने ही हैं, तो 97,000 तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दिए ही हैं। और बाकी इसने ब्याज भी दिया होगा। ब्याज कितने पे दिया? 20,000 तो उसने अपफ्रंट दे दिए, तो बचे कितने उसने? 77,000 रुपए। अब जो प्रिंसिपल है वो तो मैंने स्टार्टिंग में इंक्लूड कर लिया, तो इस 77,000 रुपए जो कि 1.5 साल के बाद दिया, 18 महीने के बाद दिया, तो उस पर ब्याज लगा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। 15% एक साल का है, तो 1.5 साल का कितना ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 15 इंटू 15 1.5, तो आप कहेंगे सर इसमें ऐड करना पड़ेगा मेरे को 77,000 पे 15% के हिसाब से 1.5 साल का ब्याज, और यही मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोल्व करके। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डिजिटल सम वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं, अगर सबका डिफरेंट डिजिटल सम आ रहा है, या और भी बहुत चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें डिजिटल सम वगैरह किसी भी चीज पे जाने की जरूरत है। क्यों? आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे मेरे पास क्या परसेंटेज डालूंगा तो 2 जीरो वैसे ही हट जाती है, 15 और ये एक पॉइंट हटा दूंगा तो मेरे पास ये एक जीरो और चली गई। 15 इंटू 15 ये वाली वैल्यू आ गई 225, है ना। 225 को अगर मैं स्प्लिट भी कर दूं, मैं कहूं 200, 77 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 77 इंटू में 2 154 बनेगा। तो 15400 तो मिनिमम ऐड हो गई, उसके अलावा भी हमें 25 इंटू 75 करना पड़ेगा। इन दोनों का सम करूंगा तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, 1,12,000 से बड़ी वैल्यू चली जाएगी, है ना। 4 ऑप्शन में मेरे पास 1,12,000 से बड़ी वैल्यू एक ही है, तो यही आंसर हो सकता है। अदरवाइज आप डिजिटल सम वगैरह और चीजें भी ट्राई कर सकते थे। मैंने लिख के एक चीज आपको समझाई है, इसलिए थोड़ा गया है, वरना ये बहुत आसान सवालों में से एक था। ठीक है, चलें आगे। ये सिंपल सा सवाल, cos 75 प्लस cos 15 का मान बता दो। cos a प्लस cos b क्या होता है? 2 cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, यही पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला लगा के आराम से निकल जाएगा आपका कि 2 cos 75 प्लस 15, 90 डिवाइडेड बाई 2 cos 45, और यहाँ पे 75 माइनस cos 15, 60 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज cos 30। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइड इंटू में 1 बाई रूट 2 इंटू में cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू आ गई √3/2। भाई ऑप्शन में है क्या √3/2? √3/2 है, √3/2 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। √5 का तो कोई लेना देना है नहीं, √7 का कोई लेना देना नहीं है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे √6/2 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है भाई? रेशनलाइज कर दो इसे। यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया √6, नीचे हो गया 2। कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे थे, मतलब रिपोर्ट कर रहे थे क्वेश्चन को कि गलत है। गलत कैसे भाई? आप जल्दबाजी में तुक्का लगा के गलत कर रहे हो। √3/2 की जगह √3/2 पे मार्क करोगे तो गलत है। आंसर ये है इसका सही। ठीक है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हो। जिन लोगों ने हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा, तो मैंने आपको cos 15 की वैल्यू भी याद करवाई थी, cos 75 की वैल्यू भी याद करवाई थी। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप बेसिक से करके भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, जैसे डिटेल्ड सॉल्यूशन में हमने टेस्ट सीरीज में दे। एग्जामिनर बिल्कुल सीधा सवाल नहीं देगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। इस बार वेंडर चेंज है, हो सकता है टीसीएस आपका क्वेश्चन ना बनाए। अगर टीसीएस नहीं बनाता है तो यू कैन गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। पैनिक मत करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सवाल हमारे पास एक और, अब तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो टाइम कंज्यूमिंग हो या डिफिकल्ट हो। 8वें सवाल पे हम आ गए हैं। कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बता दो अगर उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है 3600। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, n-2 इंटू में 180
और ये 3600 के बराबर है। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी कह लो। यहां से काटूंगा तो ये 20 आ गया और 2 ऐड हो जाएगा तो n का मान कितना हो गया? 22 हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या होती है? n, पूरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं, n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पढ़ा रखा है ये, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाया था कैसे आता है फॉर्मूला, ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था। इसके अलावा अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 22 माइनस 3 दैट इज 19 डिवाइडेड बाई 2। यहां से काट देंगे तो 11 और 11 को 19 से करोगे तो 209 आ जाएगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वरना यूनिट डिजिट से भी करते तो यूनिट डिजिट 9 एक में ही थी 1 इंटू 9 9 आपको दिख जाता। क्लियर है या नहीं है? सिंपल सवाल था। ठीक है, 49% लोगों ने करा। इसका मतलब यह है कि लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता है, आधे लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं पता होंगे ना तो बेसिक क्वेश्चंस है जो ऐसे होंगे वो भी छोड़ाओगे एग्जाम में और फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि 4 तरह की कोल्ड ड्रिंक दे रखी है, 2020 में कितने यूनिट्स प्रोडक्शन हुई, 2021 में कितने यूनिट्स प्रोडक्शन हुई, इसका डेटा दे रखा है। तो हमें बताना है कि 2020 से 2021 में कितने परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है हमें प्रोडक्शन में। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह लास्ट में 2 जीरो है, इधर भी लास्ट में 2 जीरो है, तो वो लिखो ही मत। आगे की वैल्यू से डायरेक्टली सम करके देख लो कि क्या वैल्यू बनेगी। 54, 53, 107, 167, 185 ये बनेगा। यहां पे अगर हम सम करेंगे तो ये वाला मेरे पास 114, 82 और 27, 209 ये वाली वैल्यू बनेगी। कितना ज्यादा हो गया यहाँ पे? 15 और 9 24 ज्यादा हो गया। 24 185 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना इस चीज को। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20, 15, 25 और 13। ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पे देखो, इसका 10% कितना होगा 185 का? 18.5 है ना। 5% कितना होगा? 9.25। अगर मैं इसका 15% तक ही जाऊं तो ये वाली वैल्यू 27 को क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, और ये है 24, तो 15 तो नहीं हो सकता, उससे नीचे वाली वैल्यू होगी तो 13 ही आंसर आएगा। हालांकि कोई कैलकुलेशन करने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसका आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन ओरली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप इसे ब्रेक करना आपको आना चाहिए। ब्रेक भी कैसे करोगे? आप कहोगे सर ये 24 तक पहुंचना है ना, मुझे पहले तो 10% दिख रहा है 18.5, उसके बाद आप चाहते हो तो इसे 1% करते, तो आप कहते हैं सर 1.85 है, लगभग 2 के आसपास है मेरा एक, और हमें कितना जाना है अभी इससे ज्यादा 5 जाना है, तो लगभग कितना जाना पड़ेगा? 5.5 जाना है, तो 3 टाइम्स जा सकते हैं लगभग। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 13%। रफ अप्रोक्सीमेट करना आपको आना चाहिए, वरना बेसिक कैलकुलेशन में ही फंसे रह जाओगे एग्जाम में। अगला सवाल हमारे पास कहता है 2 नंबर्स के बीच में जो है डिफरेंस वो 6 है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो है मेरे पास 1476 है। एलसीएम दे रखा है इनका 120। हमसे पूछा है कि एचसीएफ बता दो क्या होगा। अच्छा, 2 नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? आपको पता है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो नंबर 1 ए है, नंबर 2 बी है, तो अगर मेरे को प्रोडक्ट मिल गया नंबर्स का तो मेरा काम बन गया। और प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? आपको पता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे ही रखा है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2ab बचेगा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू 36 घटाएंगे तो 1440 बचेगी, है ना। ये मेरे पास ab का मान कितना आ गया? 720 आ गया। अगर ab 720 है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 120 इंटू में एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। 120 से काटूंगा तो एचसीएफ का मान कितना आ गया? मेरे पास 6 आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, काफी सारे लोगों ने 60% लोगों ने सही करा। ठीक है, दैट्स गुड। अगला सवाल हमारे पास अगेन देखो 3 लाइन में खत्म हो रहा है, फिर भी साथ के साथ करने वाले सवालों में से ही है। पाइप ए क्या करता है? एक टैंक जिसकी कैपेसिटी 360 लीटर है उसे इतने मिनट में भर देता है। पाइप बी जिस टैंक की कैपेसिटी इतनी है उसे इतने मिनट में भर देता है।
तो हमें बताना है कि अगर इतने लीटर का टैंक भरना है और दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा मिनट में। तो भाई मिनट में अगर आपको बताना है, आप बताओ कि टोटल कैपेसिटी कितनी चाहिए। मेरे पास पहले 360 लीटर के टैंक को कितने मिनट में भरा है, 4 1 भाग 2। सोल्व करूंगा तो 9 भाग 2 आ जाएगा मेरे पास। ये पहले टैंक इतने लीटर 1 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप कितने लीटर 870 लीटर भर रहा है। 9 2 भाग 3 सिंप्लीफाई करूंगा 29 डिवाइडेड बाय 3। इतने लीटर एक मिनट में भरेगा या नहीं भरेगा। जब इतने मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। दोनों को साथ में खोल दूंगा तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, इतना लीटर पानी भरेंगे। हमें कितना भरवाना है, हमें भरवाना है यहाँ पे 1785। तो 1 मिनट में इतना भर रहे हैं तो इतना कितने मिनट में भरेंगे, इसको डिवाइड कर दिया इससे और मेरे पास आ जाएगा टाइम। सिंगल लाइन में आपको सारी चीजें लिखनी है और खत्म करना है। कैलकुलेशन सिंपल है, 9 से काटूंगा 40, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा सोल्व हो गया, मेरे पास बचेगा 80। यहां से काटूंगा 30 इंटू में 3 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 90। ठीक है, 80 और 90 कितना हो गया, 170 हो गया। 1785 है और 170 है। आपको क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्टली 170 से भी डिवाइड करूंगा तो पहले तो 10 जाएगा, फिर 85 डिवाइडेड बाय 170 तो 1/2 क्या होता है 0.5। तो 10 1/2 कह लो या फिर 10.5। क्वेश्चन खत्म। चले आगे। बाकी आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि भाई यहां से 170 से 10 की रेंज में जा रहा है, 11 टाइम्स नहीं जा पाएगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 10 पॉइंट समथिंग तो भाई एक ही ऑप्शन में था, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पे काटने लग जाएंगे, पहले 5 से काटेंगे फिर 17 से काटेंगे, कहानियों में लग जाएंगे। डायरेक्टली देखो, जितनी कैलकुलेशन कम से कम कर सकते हो एग्जाम में उतनी कम करो। अब जैसे ये सवाल अगेन, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, हमें बता दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। जब भी ऐसा सवाल होता है हमें पता है भाई सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो बन जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाता है, जीरो। और ऑप्शन में मेरे को एक ऑप्शन जीरो दिख भी रहा है, तो भाई सम करके देख लो। 8.4 है और इन दोनों का सम करूंगा, ये माइनस का 8.4 है तो ये वाला इन दोनों का सम बना मेरे पास 8.4 ही बन रहा है ना। और इसमें सम करूंगा ये तो ये बन जाएगा जीरो। तो भाई अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc क्या होता है, जीरो। ये तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ऑप्शन ए करेक्ट। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था ये वाला, ओरली विदाउट पेन करने वाला था। अगला सवाल हमारे पास सर्कुलर रेस का सवाल है। अब देखो इसमें सिर्फ 38% लोगों ने करा, मैंने कंप्लीट क्लास सर्कुलर रेस की भी कराई है आपको, ठीक है, उसके अलावा लीनियर रेस की भी कराई है, यूट्यूब पे भी डाली थी, 15 दिन हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करना उसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई थी सर्कुलर रेस में। कहता है हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जो 1000 मीटर लॉन्ग है, P और Q दो लोग हैं जो कि सेम टाइम पे सेम प्लेस से 27 और 36 की स्पीड से चलते हैं, ठीक है। हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाएं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में मिलने का हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे देखना कब मिलेंगे। तो ये हमारे पास मान लेता हूं ये 27 की स्पीड से चल रहा है और ये वाला इधर चल रहा है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। आप कहेंगे सर ये ट्रैक की जो लेंथ है डिवाइडेड बाय HCF ले लो, किसका, जो इनकी स्पीड है 27 और 36, आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। और अगर मैं इनका HCF लेता हूं तो 9 से कटते हैं दोनों, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9। लेंथ है 1000 तो 1000 डिवाइडेड बाय 9, और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो 5 भाग 18 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2000 भाग 5, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। 400 सेकंड के बाद क्या मिलेंगे, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ये क्वेश्चन इतना आसान था, बस आपको एग्जाम में इतनी चीज लिखनी थी, इसके अलावा कुछ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन में दे रखा है x² + 3x + 4, ठीक है, इसे एक्सपेंड करना अबाउट x = -3, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी, एक तो होगा कि बेसिक से सिंप्लीफाई करें, वो सब करें, वरना मेरे को ये पता है कि भाई एक्सपेंड करना x = -3 पे है ना, तो अगर मैं x को -3 रख दूं तो देख लेता हूं यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है और 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है जो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं। अगर x को मैंने यहाँ पे -3 रखा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9,
3 इंटू -3 -9 +4 और मेरे को मिल गया 4। चारों ऑप्शन में रखेंगे। x को x इक्वल टू -3 है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ x + 3 इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो ये तो बन गया मेरे पास 0, ये -3 -6 का स्क्वायर 36 +4 ये होगा मेरे पास 40, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, +4 ये बचा 4, ये हो सकता है। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, +4 ये भी हो सकता है। और मेरे पास यहाँ पे ये -6 का स्क्वायर -3 -6 -4, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली वैल्यू 36 + 18 -4 तो ये आएगा 50, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से भी कंफ्यूजन हमें खत्म करनी पड़ेगी, भाई कौन सा आंसर होगा। तो फिर अगेन बेसिक सिंप्लीफिकेशन करो, वरना मैं कह रहा हूं कि ये भी x की फॉर्म में आंसर है और ये वाला भी मेरा x की फॉर्म में ही सारी की सारी चीजें जा रही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई x की कोई भी वैल्यू, जरूरी थोड़ी है मेरे को -3 रखनी है, मैं x का कोई भी मान रख दूं, ये उस पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x को कर दूं 0, भाई क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? x को अगर 0 कर दूंगा तो ये आएगा 4, अगेन से यहाँ पे तो 4 ही आ रहा है, बट यहाँ पे देखो क्या x को 0 करने पे 4 बनेगा मेरे पास रिजल्ट या नहीं? हमारे पास इस वाले पार्ट में ये होगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे -3 इंटू में 3 ये 9 +4, ये अगेन मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ 0 कर देता हूं तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 + 3 इंटू 3 9 क्योंकि x 0 हो गया और +4 ये आ गया 22, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन चेक, ठीक है। बाकी बेसिक से करना हो तो फिर एक तरीका ये है कि इसको आप एक्सपेंड करेंगे, जैसे डिटेल्ड सॉल्यूशन में भी दे रखा था कि हम x को ये लिख सकते हैं कि x + 3 - 3, ठीक है। और अब हम इसे एक्सपेंड करते चले जाएं, एक जहां पे भी x है इसे ये रख दें और फिर उसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट में से एक मिल सकता है, लेकिन वो डूएबल नहीं है, एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इट्स बेटर कि आप ऑप्शन की मदद लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? क्लास 10th के स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जहां टोटल मार्क्स हमें क्या रखा है कि 1800 है। तो हमें बताना है किस सब्जेक्ट में उसने 310 मार्क्स स्कोर करे। और यहाँ पे मार्क्स भी किसने में दे रखे हैं? डिग्रीज में दे रखे हैं। आप कहेंगे सर सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो कितना होगा? 360 डिग्री, वो 1800 के बराबर है। तो मेरे पास 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? 5 मार्क्स के को रिप्रेजेंट करेगा 1 डिग्री। 310 मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है तो 310 डिवाइडेड बाय 5, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 62 डिग्री। 62 डिग्री कहां पे आ रहा है मेरे पास? और हिंदी में, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। अगला सवाल कहता है एक स्फेयर है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 10, इसे पेंट करना है 90/π रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बता दो। अगेन साथ के साथ करने वाला सवाल, आप कहेंगे सर स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², तो 4π, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी? 90/π पर मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर में दे रखा है तो इसे मल्टीप्लाई कर दूं। पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, 25 इंटू में 400 बन गया, इंटू में 99,000। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल सकता है कि भाई 90 न्यूमरेटर में था तो मेरा आंसर 90 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जब मैं एरिया निकालता हूं इसका टोटल सरफेस एरिया, तो पाई तो डिनोमिनेटर में तो 90 को कुछ काटने वाली कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना। तो 90 का मल्टीपल चेक करना भी है तो 90 का मल्टीपल एक ये है और एक ये भी है, तो फिर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 3/8 दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बता दो। भाई कितना आसान है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं होता, ये 1/sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही होता है। मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं ये चीज। आप इसे सोल्व भी करेंगे तो 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ कोसेक वाले को, और सेक को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे आप, तो आप कहेंगे सर ये आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ये चीज आपको दिखते ही क्लियर होनी चाहिए। तो साइन कोस स्क्वायर दे ही रखा है, इसका इनवर्स बताना है,
तो ये 3/8 था, तो 8/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ टाइम लगना था इस सवाल में, नहीं लगना था। अगला सवाल हमारे पास, दो नंबर है x और y, उनका मीन प्रोपोर्शन हमें दे रखा है 38। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट एक्स वाई। दोनों नंबर को अगर रूट में लिख दें तो वही मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर मैं रूट हटा दूं तो मैं कह सकता हूं एक्स वाई किसके बराबर हो गया, 38 का स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, कहता है वैल्यू ऑफ x बता दो अगर y है 4 टाइम्स ऑफ x। तो y को रिप्लेस कर देता हूं 4 टाइम्स ऑफ x से, तो यहां पे 4x और कर देते हैं। x का मान क्या होगा, आप देखोगे 4 क्या है, 2 इंटू 2, तो 4 हटाऊंगा तो यहां से 2 हटाऊंगा तो 19, और यहां से 2 हटाऊंगा तो 19। तो मेरे पास x स्क्वायर 19 स्क्वायर, तो x का मान कितना आ गया, 19। क्वेश्चन खत्म हो गया। था कुछ इसमें, नहीं। चले आगे, 18 सवाल कर दिए, अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो लास्ट के लिए छोड़ने वाला था, जिसकी तैयारी ठीक ठाक है। जो बिगनर लेवल पे है उनके लिए शायद एक दो सवाल आ सकते हैं जो लास्ट के लिए छोड़ने वाले हैं। अब आया पहला सवाल, देखो 5 लाइन का है, देखते ही लास्ट में छोड़ना है, लास्ट के लिए ही छोड़ना है, साथ के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ने में भी टाइम जाएगा। इससे अगला सवाल हमारे पास डायग्राम वाला है, कुछ चीजें दे रखी है, ये आपके ऊपर है, साथ के साथ करना है या लास्ट के लिए छोड़ना है। ठीक है, ज्योमेट्री क्योंकि काफी लोगों की वीक होती है। फिर हमारा 4 से 5 लाइन का सवाल आ गया, कहां छोड़ेंगे, लास्ट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद ये वाला सवाल हमारे पास 3 लाइन का है, क्या साथ के साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप कहेंगे सर एक फैक्ट्री में 50% लोग थे मेल, जो कि बराबर है 2/5 ऑफ दी, सॉरी, एक फैक्ट्री में 56% ऑफ द मेल वर्कर्स बराबर है किसके, 2/5 ऑफ द फीमेल वर्कर्स। 2/5 क्या होता है, 40% होता है, तो 40% ऑफ फीमेल वर्कर्स के बराबर दे रखा है। हमें मेल और फीमेल का रेशियो बताना है, तो भाई मेल और फीमेल, फीमेल आ गया नीचे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 40/56 कितना होता है, 4 से काट दोगे या 8 से काट दो, 5/7 आ गया, यही आंसर है। क्लियर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, कोई भी आसानी से कर सकता है, साथ के साथ करने वाले सवालों में से एक है। वी बोर्ड मास लगाते हैं हम, तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। अगर ऑफ को सोल्व करेंगे तो मैंने ऑफ का बताया आपको, लाइन को लंबी कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसके बाद बाकी पार्ट आप सोल्व करेंगे। डिवीजन में मैंने आपको बताया पैरेलली काट सकते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन में पैरेलली काटना है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं, और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है फिर, तो मेरे पास ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 6 12, ये नीचे आ जाएगा, और ये 5/4 है। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे सोल्व कर भी सकते हैं इसे, बाकी अभी मैं आगे का भी देख लेता हूं। ऐसे अगर यहाँ पे 4 है तो इसे लाइन को लंबा करा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, पैरेलली कुछ कट रहा है, डिवीजन है तो 4 से काटूंगा तो ये 4, और 5 से 15 को काटूंगा तो ये हो गया 3, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब डिवीजन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इधर, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया, और ये 3 इंटू 9 ये आएगा इधर, ठीक है, तो 27 ये हो गई वैल्यू। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो 12 और 4 है, मेरे को पता है 4 में करना पड़ेगा 3 से गुना, तब जाके 12 बनेगा, तो इधर भी 3 कर दिया। 15 - 5 10 भाग 12, और यहां पे कितना है 20 भाग 27। अब क्या रह गया, डिवीजन है, पैरेलली काट सकते हैं, 10 से काटूंगा 20 को 2, 3 से काटूंगा तो 9, और ये वाली वैल्यू हो गई 4। अब डिवीजन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आगे कट नहीं रहा तो मैं, तो 9 इधर है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8, हो गया खत्म क्वेश्चन, 9/8। साथ के साथ करने वाला था। अगला सवाल अगेन एक लाइन का है, साथ के साथ करने वाला, सेक और कोसेक। मैंने बताया अगर आपको सेक ए कोसेक बी के बराबर दे रखा हो तो उस कब होता है ये, जब a प्लस बी क्या हो, 90 हो। तो जैसे ही हमने ये देखा 7a और a माइनस 38, इन दोनों का सम कर देंगे तो 8a माइनस 38 किसके बराबर, 90 के बराबर। 38 इधर जुड़ेगा 128, a का मान 128 डिवाइडेड बाय 8, ये तो सबको पता है 16 होता है। a आ गया 16, तो a ही पूछा है हमसे, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत थी, नहीं थी।
अगला सवाल हमारे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ए है, कोड है, फिर टेंजेंट है, कुछ चीजें चल रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगेन ज्योमेट्री वाले सवाल मैंने बताया कि फिगर बनानी होगी, सोल्व करना होगा, टाइम लग सकता है, तो लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो हमने अभी कितने सवाल छोड़े आप देखो, एक सवाल ये हो गया, 2, 3, 4, टोटल 25 में से इन 4 सवालों को अगर हटा दूं मैं तो 21 सवाल तो ऐसे थे जो वन गो में भी किए जा सकते थे, जिनकी प्रिपरेशन ठीक है, ठीक है। और ये सवाल भी इस टेस्ट में हमने लास्ट में डाल दिए जिससे कि आप फंसो नहीं। लेकिन अगर आपके बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक चीजें में दिक्कत है तो आपको पढ़ाई अपनी अच्छी करनी चाहिए। अब एग्जाम डे वाले दिन अगर सिंपल ही आगे सब कुछ चीजें तो आप कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर घुमा के कंसेप्ट पूछा तो दिक्कत आएगी। तो पेपर मुश्किल नहीं है, आप ये देखिए कि एग्जाम प्रेशर आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रख के टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, तब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। टेस्ट देने से पहले रिवीजन कीजिए, ठीक है, अपने कंसेप्ट की, तब जाके होगा। ये नहीं है कि दिन में बैठे 10-10 टेस्ट दिए जा रहे हैं, दिन में रिवीजन कुछ कर नहीं रहे, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक दिन में चाहे सिर्फ एक मॉक दीजिए, लेकिन उसे देने से पहले अपनी कंप्लीट रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मॉक में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, आर्ट ऑफ स्कीपिंग आपको आ पाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सवाल छूट गए हैं वो एक एक करके कर लेते हैं, हालांकि मुश्किल इनमें से कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन में कहता है एक फोल्टी वेटिंग मशीन है जो क्या करती है, 1 किलो दिखाती है जब उसमें 850 ग्राम हम वेट को तोलते हैं। शॉपकीपर जो प्राइस है गुड्स का वो 19% ऊपर मार्कअप करता है, ठीक है। और जब ये सारा काम चल ही रहा होता है तो उसे पकड़ लेता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उसे ऑर्डर कर देते हैं कि भाई आपको एक पनिशमेंट दी जाती है कि आपको अपना जो भी आइटम है ना वो कॉस्ट प्राइस के 12% के डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा 1 महीने के लिए, ठीक है। अगर आप कस्टमर को 1 किलो के लिए 22 रुपए देने हैं तो आप ये बताओ कि रेट से पहले वो सेम क्वांटिटी कितने रुपए में दे रहा था। एक साथ पढ़ोगे तो बल्कि क्वेश्चन है, स्प्लिट करके स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस लिख दो और यहां पे लिख दो सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1 किलो क्या देने की बात कर रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 850 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं 850 ग्राम के क्या कर रहा है, वो सामान दे रहा है और पैसे चार्ज कितने के कर रहा है, 1 किलो के। तो यहां पे प्रॉफिट कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, यही है। 850 ग्राम की कोई वस्तु से पड़ रही है, वो 1000 ग्राम के रेट ले रहा है। फिर कह रहा है कि वो 19% का मार्कअप भी कर रहा है, तो मतलब आइटम पे कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो वो पहले ही एमआरपी लगा दिया उसका 119। ये हो गई बेईमानी से पहले की बात, मतलब बेईमानी जब वो कर रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पकड़ने से पहले। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई भी कर लूं तो आप देखो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो भी एलिमिनेट करना चाहें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे 17 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 और 7। तो मैं कहूंगा अगर कोई वस्तु से 5 की पड़ रही है तो वो अभी कितने की बेच रहा है, 7 की बेच रहा है, ठीक है। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि भाई आपको जो चीज पड़ रही है कॉस्ट प्राइस जो भी है 1 महीने तक आपको 12% का डिस्काउंट देना है। अच्छा, क्या वेटिंग मशीन उसने सही कराई होगी डिपार्टमेंट ने, बिल्कुल सही कराई होगी, उसके बाद ही तो 12% का डिस्काउंट देने की बात चल रही होगी। तो अब जो चीज उसे इतने की पड़ रही है इस पे 12% का डिस्काउंट देगा, तब जाके वो 22 रुपए पर किलो के हिसाब से कस्टमर को मिलेगा। तो हमें इनिशियल प्राइस बताना था। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। इसे मैं 100 बना लेता हूं तो 20 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 20 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 140। मतलब अगर कोई वस्तु आपको 100 की पड़ रही थी तो आप 140 के बेच रहे थे। अब इस पे अगर 12% का डिस्काउंट डिपार्टमेंट ने बोल ही दिया तो बचा 88 की कोई वस्तु अब आपको बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ये मेरा ओल्ड सेलिंग प्राइस है। न्यू सेलिंग प्राइस क्या है, 22 रुपए पर किलो। तो मतलब 88 किसके बराबर हो गया, 22 के। क्वांटिटी सेम रखनी है, 1 किलो की कीमत बतानी है। तो ये कितना है इसका, 1/4 है। तो अभी भाई पहले कितने का बेच रहा होगा, 140 का भी 1/4 कर दो तो ये आ गया 35। तो क्या 35 रुपए पर किलो के हिसाब से पहले सामान बेच रहा होगा। क्लियर है या नहीं है। सेम क्वांटिटी के लिए हमसे ये पूछा कि सेम क्वांटिटी के लिए कितना देता है। हालांकि जब वो बोलता होगा तो कस्टमर को ये नहीं बोलता होगा कि भाई मैं
35 रुपए पर किलो के हिसाब से सामान है, क्योंकि वो यहाँ पे चीटिंग भी कर रहा है, ये वाला केस आप देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में कस्टमर के पास कितना जा रहा है, 1 किलो क्वांटिटी के लिए कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है। अगर जेन्युइन वो 1 किलो क्वांटिटी खरीद रहा है तो उसको 35 रुपए पहले पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाला और करने वाला है, कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है। कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप कैसे उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो इस फिगर में हमें क्या दे रखा है कि पीबीए पीडीसी 2 सेकेंड है, मतलब पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सेकंड क्या होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट में काटती हुई जाती है। तो ये 2 एक सेकंड दे रखी है हमें। एडी हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर है तो कहीं सेंटर रहा होगा सर्कल जो वो इस पाएगा। अगर आपको डायमीटर दे दिया और ये फिगर ऐसे बनी हुई दिख रही है, तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी कि भाई सेमी सर्कल बन रहा होगा, और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं कहूंगा यार ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया क्वेश्चन पढ़ते ही, और मेरे को फिर ये 90, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90। क्या इतनी चीज आपको दिख गई? हमें बताना है एंगल ए 50 है, एंगल पी 30 है, तो आप बताओ डीबीसी और एडीबी। डीबीसी कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण, और एडीबी ये वाला कोण। इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप बताने के, दोनों बराबर है या पहले वाला बड़ा है या दूसरे वाला बड़ा है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो सबसे पहले तो आपको इस ट्राइंगल में ही दिख रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, एक 90 है, एक 50 है, तो ये वाला कितना होगा? इन दोनों का सम 90 होगा, तो 90 माइनस 50, ये वाला कोण 40 का आ गया, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बारी आई ये वाले एंगल की कि ये वाला कैसे निकाला जाए। अब ये निकालने में भी कुछ ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लग रहा कि लगेगी हमारी। क्यों नहीं लगेगी? आप कहेंगे सर देखो, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखूं, ये 30 है, ये 90 है, ये वाला मेरे को निकालना है। अगर ये वाला एंगल मिल गया तो मैं बता सकता हूं। अच्छा, ये मेरी सेम कोड है, ठीक है। मेजर सेगमेंट पे इधर एंगल बना रही है ये कोड, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बनाएगी? 50 डिग्री का ही बनाएगी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक कोड जो होती है मेजर सेगमेंट पे जो एंगल्स बनाती है वो सारे के सारे बराबर होते हैं। अगर ये बराबर हो गए तो ये 50। तो अब ट्राइंगल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे BCP, तो सभी कोणों का योग 180 होगा। तो 50 जमा 30 जमा 90 जमा जो मेरे को एंगल चाहिए ये वाला, इसे मैं नाम दे देता हूं x। तो ये x हो गया, ये 180 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। एक 40 आया, ये 10 आ गया। रिलेशनशिप क्या होगी? DBC, पहले वाला 10 है और दूसरे वाला 40 है, तो ये 40 और ये 10। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। टाइम लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखने में हालांकि आसान है क्वेश्चन, लेकिन टाइम लेगा। एग्जाम टाइम में प्रेशर के कारण कई बार क्लिक भी नहीं होता, इसलिए आपको लास्ट के लिए छोड़ने पड़ेंगे क्वेश्चंस। दो दो चीजें निकालनी है, फिर कंपेयर करना है। अगला सवाल हमारे पास अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो कहता है कि जो कॉस्ट है ना एक आर्टिकल की, वो 80 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से है। आराध्या ने 950 आर्टिकल खरीदे, ठीक है। उसने सेलिंग प्राइस कुछ इस तरीके से रखा कि 800 आर्टिकल्स बेचने पे उसे 60% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल पे, ठीक है। आउटले का मतलब है टोटल पे 60% का प्रॉफिट होगा। तो इससे मेरे को क्या चीज समझ में आई, अगर आप पूरा पूरा लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें की जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं। आप कहेंगे सर कितने आर्टिकल खरीदे? 950 आर्टिकल खरीदे। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80 पैसा है एक आर्टिकल का, तो 0.8 कर लेता हूं रुपीज में, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। जब वो बेचने जाती है, सेलिंग प्राइस कुछ इस तरीके से है कि 800 आर्टिकल बेचे तो उसे 60% का प्रॉफिट हो गया 800 आर्टिकल पे। कॉस्ट प्राइस कितना होगा टोटल आर्टिकल्स का? आप कहेंगे सर 950 इंटू में 0.8 आपने अभी लिखा, और अगर 60% का प्रॉफिट है तो आप कहेंगे सर इसका 1.6 कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा कितने आर्टिकल्स का? 800 आर्टिकल्स का, ठीक है। ये 800 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो एक आर्टिकल का निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय मेरे को क्या करना पड़ेगा? 800। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। कहता है कि 120 आर्टिकल तो क्या हो गए? खराब हो गए, ठीक है। और इसने 830 आर्टिकल बेचे इस प्राइस पे, तो एक आर्टिकल का प्राइस इतना था, तो 830 का कितना हो गया? इतना हो गया। हमें बताना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा पूरे ट्रांजेक्शन में, अगर जो उसके जो आर्टिकल्स खराब हुए हैं वो यूजलेस हैं, उसे कुछ उसका यूज नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस ये है, टोटल सेलिंग प्राइस ये है, बता दो प्रॉफिट क्या होगा।
अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हमारी हटने वाली है, ध्यान से समझना। क्या मेरे पास जो आर्टिकल की कीमत थी, क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछा है, आर्टिकल की कीमत का कोई लेना देना नहीं था, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 0.8, 0.8 से जो मल्टीप्लाई किया था, इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी इसे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो 800 950 है वो यहाँ पे हमारा 950 से कट जाएगा, क्योंकि इसकी भी कोई खास जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी। ठीक है, हमने बस ये देखा कि 800 आर्टिकल बेचने पे हमें क्या हो रहा है, 60% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 120 खराब हो रहे हैं, तो 830 आर्टिकल बेचने पे क्या होगा, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया, हमने 950 और 0.8 को हटा दिया। अब सोल्व करके रेशियो निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटा दूंगा तो मेरे पास एक जीरो और लग जाएगी, एक जीरो हटी, एक जीरो हट गई, 8 से काट दूंगा तो ये रह जाएगा 100 और ये वाली वैल्यू रह जाएगी 2, तो 100 इधर चला जाएगा 100 और ये बन जाएगा 83 इंटू 2 166। 100 था तो इसलिए मैंने आगे काटा नहीं था, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 166, तो 66 का प्रॉफिट हो गया कितने पे 100, तो 66% मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है इस क्वेश्चन को? नहीं? चले आगे। तो इस तरह के सवालों में कोई ज्यादा पढ़ के देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन में कुछ खास होता नहीं है। कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, इक्वेट कर दिया, रेशियो निकाल दिया, आंसर आ गया। क्या मुश्किल है? 24। आखिरी सवाल हमारा आज का ज्योमेट्री का, कहता है एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें दे रखा है O, एक कोड ए बी है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 12, टेंजेंट ए और बी पॉइंट पे बनाई गई एक पॉइंट पी से सर्कल पे, या फिर कह सकते हैं कि जो ए और बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट पी। तो इस तरीके से कुछ टेंजेंट बनेगी। फिगर देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की फिगर जाने वाली है। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास पी। कहता है ओपी ट्वाइस ऑफ ओपी 5 OA के बराबर है, तो ये OA हो गया और ये OP हो गया। ट्वाइस ऑफ OA, ट्वाइस ऑफ OP इक्वल्स टू 5 OA, इसे मैं लिख सकता हूं OP बाय OA। ये वाली वैल्यू 5:2 हो जाएगी। तो OA को मैं क्या मान सकता हूं, मैं इसे 2x मान लेता हूं और इसे 5x मान लेता हूं। ठीक है, x की फॉर्म में ले लेंगे, ज्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है कि AP की लेंथ क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर हमारे पास टेंजेंट दे रखी है ये, तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से सेंटर से जब ज्वाइन करते हैं। ये हालांकि मेरा रेडियस भी होता है, और जब मैं ये वाली फिगर बनाता हूँ तो मेरे को पता है जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये फिगर जो बनती है अगर मैं पूरी कर दूं तो ये मेरे पास क्या बनती है, काइट फिगर बनती है। बहुत बार डिस्कशन किया। अगर इतना समझ में आ गया आपको कि भाई ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन हमारा हो चुका है मेरे भाई खत्म। क्यों खत्म हो गया? देखो मैं ये ट्राइंगल बना देता हूं, ये ट्राइंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर जा रहा है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस अगर मैं ये मान लूं इस ट्राइंगल में, तो हाइट ही हो जाएगी। अच्छा, एक कोड है, कोड बाइसेक्ट भी होती है, तो ये पूरी 12 दे रखी थी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 6। तो हाफ इंटू 6 इंटू में हाइट कितनी है मेरे पास, OP 5x। और ऐसे ही अगर मैं ये बेस मान लूं, क्योंकि ये 90 डिग्री ये बेस और ये हाइट, तो ये हाफ इंटू में 2x इंटू में AP, ये भी एरिया है। क्वेश्चन हो गया खत्म। हाफ तो बस लिखने के लिए बता दिया था, वरना फॉर्मूला ये आप पढ़ते ही हैं। 2 से काटूंगा तो 3, x से x एलिमिनेट हो गया, AP का मान कितना आ गया 5 इंटू 3 15। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टेस्ट। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। आरबी के कॉम्बो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं अगर आप टियर 2 तक की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या अपकमिंग एग्जामिनेशन की या फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की सारे के सारे टेस्ट आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाते हैं। और टियर 1 की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, टियर 2 की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो आपको टेस्ट के लिए फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से आपके सभी तरीके के टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।
कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच या अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं, उनसे जुड़ के अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।